हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये जो है इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अक्सर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से इस एक में जो है क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं लिथियम और पारा, लिथियम और ओस्मियम, एल्यूमिनियम और ओस्मियम, या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और पारा। तो दोस्तों, ये जो है आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। साथ ही जो है आपके एयरफोर्स और नेवी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम और ओस्मियम। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि लिथियम का घनत्व जो है सबसे कम होता है और ओस्मियम का घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है। तो इसी कारण से जो है लिथियम सबसे हल्का तत्व और ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को यह भी याद रख लेना है कि लिथियम धातु का जो प्रयोग होता है यह मोबाइल और लैपटॉप की जो चार्जेबल बैटरियां होती है उनको बनाने में किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु को जो है चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास में चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता या फिर सोडियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। देखिए दोस्तों, सोडियम जो है आपको आवर्त सारणी में 11 नंबर पर देखने को मिलती है और इस धातु का प्रतीक होता है आपके Na। ये जो है देखने में आपके सफेद धातु होती है, साथ ही जो है विद्युत की सुचालक है। इसके अलावा ये जो है बेंजीन और ईथर के अंदर जो है विलय होती है। और दोस्तों सोडियम जो है मुलायम धातु होने के कारण जो है इसको चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सोडियम जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है जलने लग जाती है और इसी कारण से जो है ये आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था से नहीं पाई जाती। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, यानी कि विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन है आपके पास बेकुरल, आइंस्टीन, रेदरफोर्ड या फिर क्यूरी। तो अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए बेकुरल, क्यूरी और रेदरफोर्ड ये जो है आपके रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता के मात्रक हो जाते हैं। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी तो आपको पता होगा हेनरी बेकुरल के द्वारा ही जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन जो है ये रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एनडीए एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। सवाल है आपके पास में कि एक लोहे के गेंद को जब गर्म किया जाए तो सर्वाधिक जो है वृद्धि प्रतिशत आपको उसमें कहाँ देखने को मिलेगी, उसके व्यास में, उसके सतह के क्षेत्रफल में, उसके आयतन में या फिर उसके घनत्व में। तो दोस्तों आप लोगों ने क्लास 11-12 में जो है ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत पढ़ा होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर जो है उसके घनत्व में कमी आती है। ठीक है। यानी कि वस्तु को जब गर्म किया जाएगा तो ठोस वस्तु फैलेगी और उसके आयतन में जो है सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है। तो इसी कारण से जब लोहे की गेंद को गर्म किया जाएगा तो ऊष्मीय प्रसार के कारण जो है उसके आयतन में जो है आपको सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम यानी कि आयतन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है निम्नलिखित में से किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन हैं थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या फिर साधारण जल। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल को जो है यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। इसके अलावा आप याद रखिएगा D2O जिसको कि भारी जल कहा जाता है, इसको भी जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि रिएक्टर को जो है परमाणु पाइल कहा जाएगा
जब उसमें जो है आप मंदक के तौर पे ग्रेफाइट को यूज में लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग जो है भारी जल को यूज में लेंगे तो उसको जो है स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही जो है एंड में आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको दिया गया है कि द्रव की जो बूंद है ये संकुचित होकर के जो है न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखती है, इसके पीछे क्या कारण है। ऑप्शंस हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, डेंसिटी यानी कि घनत्व, या फिर वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। तो देखिए दोस्तों, किसी भी दिए हुए आयतन के लिए जो है गोल के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो आप जानते हैं न्यूनतम होता है। और द्रव की बूंदों के गोलाकार होने से जो है ये निष्कर्ष निकलता है कि द्रव जो है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है, ठीक है। और इसी कारण से जो है आपको वर्षा की बूंद भी गोल देखने को मिलती है, ठीक है। और द्रव की जो बूंद होती है ये भी आपके न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखती है। तो इसके पीछे कारण है आपके सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है कि बत्ती वाले स्टोव में जो है केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास में परासरण, विसरण, केशिकत्व, या फिर जीव द्रव्य संकुचन। तो यहाँ पे दोस्तों पृष्ठ तनाव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा केशिकत्व, क्योंकि कैपिलरी को जो है आपके केशिकत्व कहा जाता है। और बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने के पीछे कारण भी जो है आपकी कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकत्व होता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपके पास में सवाल है कि चुंबकीय सुई जो है ये किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, या फिर आकाश। तो चुंबकीय सुई जो होती है ना ये भी एक छोटा सा चुंबक ही होता है, और इसका जो सिरा होता है ये सदैव ही जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित तापमापियों में से जो है किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए पायरोमीटर का ये सवाल तो पूछा जा चुका है, लेकिन अलग से भी आपको पूछा जाता है कि पायरोमीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस हैं ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, या फिर द्रव तापमापी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी। देखिए ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग जो है ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और विकिरण तापमापी को ही यानी कि रेडिएशन थर्मामीटर को ही जो है पायरोमीटर कहा जाता है। और पायरोमीटर का उपयोग दोस्तों हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको दिया गया है कि ऐसे परमाणु जिनमें कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती हो, तब उन्हें क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, आइसोबार्स यानी कि समदाबिक, आइसोमर्स यानी कि समावयवी, या फिर आइसोटोन्स यानी कि समन्यूट्रॉनिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक उनको कहा जाता है जिनमें कि प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें कि पहला होता है आपके प्रोटियम, दूसरा होता है आपके ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है आपके ट्रीटियम, जिनको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी परमाणु संख्या समान है, और परमाणु संख्या समान है यानी कि यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की संख्या समान है, क्योंकि परमाणु की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर भिन्न भिन्न देखने को मिल रही है। तो इन्हीं को जो है आपके आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक कहा जाता है। और एक चीज दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन जरूर से कर लें, क्योंकि दोस्तों क्लासेस की जो पीडीएफ्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही जो है टेलीग्राम पर एग्जाम्स के टाइम पर जो है क्विज और पोल्स करवाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए यूजर नेम जो है @NavyMR एग्जाम है, इसको सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसके थ्रू भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है, यानी कि ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस। तो देखिए दोस्तों, ऐसी निश्चित आवृत्ति की तरंगें जिनको सुनने के लिए मनुष्य के जो कान होते हैं वो सुग्राही होते हैं, या फिर जो है ऐसी आवृत्ति की तरंगें जिनको मनुष्य के कान जो होते हैं वो आसानी से सुन लेते हैं, उन्हीं को हम ऑडिबल वेव्स या फिर जो है आपके श्रव्य तरंगें बोलते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू अगर देखी जाए तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा की जो परास है ये आपके 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो और उससे ऊपर की जो तरंगें होती है वो पराश्रव्य तरंगें हो जाती है, जिनको मनुष्य के कान आसानी से नहीं सुन पाते हैं। उनको जो है कुछ विशेष जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, वही लोग सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है ये रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, या फिर जो है आपके इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। देखिए नाइट विजन अपार्टस जो होते हैं यानी कि रात्रि दृष्टि उपकरण, इनमें जो है आपके IRW यानी कि इंफ्रारेड वेव्स को जो है यूज में लिया जाता है। और दोस्तों ये तरंगे जो है पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करने पर निकलती है। ठीक है, और इनकी खोज को जो है किसने की थी, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि अवरक्त तरंगों की जो खोज है ये विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका उपयोग जो है ये अस्पताल में रोगियों की सिकाई करने में, साथ ही जो है कोहरे के अंदर जो है फोटोग्राफी करने में भी यूज में लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं। इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर या फिर ट्रांसमीटर। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए जो है रेक्टिफायर को यूज में लिया जाता है। इसको हिंदी में जो है दिष्टकारी भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें इसका उल्टा, यानी कि डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा एसी को डीसी में कौन बदलेगा, एसी को डीसी में बदलेगा आपके रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कौन बदलेगा, तो डीसी को एसी में बदलेगा इन्वर्टर। तो इन दोनों कंडीशंस को आप लोग नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एसएससी में भी ये सवाल काफी बार आया हुआ है। ग्रेफीन क्या होता है, तो ऑप्शन हैं कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेफीन जो है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, और ये जो है कार्बन का द्विआयामी रूप है जिसमें कि आपके हेक्सागोनल रूप में जो है व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रेफीन जो है आपके नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि वायुयान के टायरों को जो है फुलाने के लिए कौन सी गैस को यूज में लिया जाता है, या फिर वायुयान के टायरों में जो है कौन सी गैस को भरा जाता है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो दोस्तों वायुयान के टायरों को फुलाने हेतु जो है नाइट्रोजन गैस को प्रयोग में लिया जाता है। और दोस्तों नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण जो है वायुयान के उतरते और रुकते समय जो है विस्फोट की संभावना भी कम रहती है, तो इसीलिए जो है इसको यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि अस्पताल में जो है मंद निश्चेतक यानी कि स्लो एनेस्थेसिया के रूप में जो है कौन सी गैस को प्रयोग में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों अस्पताल में जो है मंद निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, जिसको कि आप हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस बोलते हैं, इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि मृग मरीचिका यानी कि जो मिराज होता है इसके पीछे क्या कारण है। ऑप्शंस हैं प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो दोस्तों मृग मरीचिका जो है ये एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है जो कि आपके होता है किसकी वजह से, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो है आपके प्रकाश के, या दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मरीचिका जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है
जो कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में सवाल है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है एक अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य या फिर आवृत्ति। तो दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब उसकी तीव्रता, वेग और तरंगदैर्ध्य ये सब तो जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है आपके चेंज नहीं होती, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर आपके पास में सवाल है कि तेल जो होता है ये जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों जल का पृष्ठ तनाव जो है ये अधिक होने के कारण जो है ये बूंद के रूप में जो है गिरने पर गोल हो जाता है, परंतु तेल का पृष्ठ तनाव जो है कम होने के कारण ये जो है जल के तल पर फैल जाता है। तो यहाँ पर इसका सिंपली राइट आंसर ये हो जाएगा कि तेल का जो पृष्ठ तनाव है ये कम होता है पानी से, इसी कारण से जो है तेल पानी के ऊपर फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास में क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है वैल्यू समान होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड दोनों एग्जाम का। तो आपके लिए सवाल है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से जो है किस यंत्र को प्रयोग में लिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।